हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच जो फ्रांस है वहाँ के जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज फ्रेंच होती है। वहाँ के लोगों के बारे में यहाँ पे हमको देखना है, फ्रांस के बारे में देखना है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, क्रांति का मतलब होता है जब एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो है लोग जन समूह बना लेते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसका विरोध करने लग जाते हैं, तो उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्रांति कहा जाता है। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये पूरी स्टोरी है जिसमें हमको फ्रांस की स्टोरी देखना है कि वहाँ पे पहले के समय में जब 17 18 सेंचुरी की जो टाइम है, 16 सेंचुरी का टाइम है, उस समय क्या हो रहा था उसकी कहानी देखना है। तो इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो पहला तो है हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो सोसाइटी थी लेट 18 सेंचुरी में, उसके बारे में देखना है। उसके बाद हमको देखना है कि ये जो रेवोल्यूशन, ये क्रांति जो है वो स्टार्ट कैसे हुई। फिर उसके बाद हमको देखना है कि ये रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के बाद में फ्रांस जो है, जो मोनार्ची, ठीक है, जो वहाँ जो राजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, उसको क्या है, उसको अबॉलिश करना पड़ जाता है और फ्रांस जो है एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। उसके बाद हमको देखना है वुमेन्स वुमेन्स का क्या रोल था इस रेवोल्यूशन में, क्या वुमेन्स के साथ भी कुछ चेंजेस हुए, वुमेन्स की लाइफ में भी क्या चेंजेस हुए, उसके बारे में हमको देखना है। फिर हमको देखना है कि जो स्लेवरी हुआ करता था, जो गुलामी हुआ करता था, उसको कैसे वहां पे अबॉलिश किया गया। फिर उसके बाद देखना है जो रेवोल्यूशन के बाद आने के बाद लोगों के मन में, लोगों के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो इतने पार्ट्स में हमको देखना है, 6 पार्ट्स में हमको जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसको पूरा का पूरा देखना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पूरे जो ये हम सीरीज में चलाएंगे क्योंकि एक ही पार्ट में कंप्लीट तो नहीं होगा। जैसे कि मैं बाकी जैसे मैंने 6 7 8 के वीडियोस बनाए, वैसे ही हम इसको ब्रेक करके पार्ट्स में बनाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैज कमांडेड ट्रूप्स टू कम इनटू द सिटी। अब मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 की सुबह को क्या हुआ, जो पेरिस सिटी है, ठीक है, फ्रांस की जो पेरिस सिटी है, वहां पे बहुत ही ज्यादा मतलब दहशत का माहौल था। वासिन स्टेट ऑफ अलार्म मतलब बहुत ही दहशत का समा था वहां पे। तो जो किंग है, वहां का जो राजा है, उसने क्या क्या ऑर्डर दिया था, जो अपनी जो सेना है उसको ऑर्डर दिया था कि तुम सिटी में जाओ। तो रूमर्स स्प्रेड, रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in the front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into number of government buildings in search of arms. तो यहाँ पे क्या हुआ, अफवाहें फैल गई कि मतलब किंग ने जो है अपनी सेना भेजी है, जो आर्मी भेजी है, वो कभी भी जो वहाँ के जो सिटीजन्स है, वहाँ के जो नागरिक है, उनके ऊपर धावा बोल सकते हैं। मतलब वहाँ पे ओपन फायरिंग हो सकती है, मतलब बंदूकें चला सकते हैं। तो कुछ तो 700 मैन और वुमेन जो है वो जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। टाउन हॉल करके एक बिल्डिंग है वहां पे वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो पीपल्स मिलिटिया फॉर्म करेंगे। पीपल्स मिलिटिया मतलब ऐसे नागरिक सेना, ठीक है, नागरिक सेना जो एकदम ट्रेन नहीं होते हैं, जो कॉमन पीपल है होते हैं, वो अपनी सेना बनाने के लिए। तो इसलिए क्या करते हैं, वो बहुत सारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वहां पे घुस जाते हैं। किसके लिए? हथियारों के लिए। भाई अब सेना बनानी है तो हथियार भी तो होने पड़ेंगे उनके पास में। तो बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में वो घुस जाते हैं ताकि वो आर्म सर्च कर सके, बंदूकें, गोला बारूद जो है वो सर्च कर सके। फाइनली a group of 700 men marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress's prison, the Bastille, where they hope to find hoarded ammunition. तो यहाँ पे क्या हुआ कि फाइनली आखिरकार क्या है, कुछ 100 लोग जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में जाते हैं और एकदम स्ट्रॉन्ग द फोर्ट्रेस, मतलब एकदम धावा बोल देते हैं, तेजी से जाके जो फोर्ट्रेसेस प्रिजन होता है, प्रिजन मतलब वहां पे जो जेल है, जो किले की जो जेल है ना, फोर्टिस प्रिजन मतलब जो किले की जेल है, क्या नाम है उस बिल्डिंग का? द बेस्टल, ठीक है, बेस्टल जो है बिल्डिंग का नाम है, फोर्टिस इन पेरिस, ठीक है। तो वहां पे वो जाके क्या हो जाते हैं, धावा बोल देते हैं ताकि वहां जो छुपे हुए हथियार है, हॉर्डेड मतलब वहां पे जो छुपे हुए हथियार है उसको वो पा सके। तो बेस्टल यहाँ पे बिल्डिंग है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे लोग तो धावा बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा ये बिल्डिंग को तबाह कर देंगे, कैसे देखेंगे आगे हम। So in the armed fight they followed, that followed, the commander of the Bastille
was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. तो ये जो आर्म्ड फाइट हुई, जो कॉमन नागरिक है, जो नागरिक है और जो वहां के जो बिल्डिंग्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो कमांडर था, उसके बीच में लड़ाई हुई। तो जो कमांडर था वहां पे वो क्या है, मारा गया, और जो प्रिजनर्स है उनको छुड़ा दिया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे वहां पे। Yet the Bastille was hated by all because it stood for despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were stolen in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. तो ये जो बेस्टाइल बिल्डिंग है, इसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ये एक प्रतीक था जो डिस्पोटिक पावर है। डिस्पोटिक मतलब एक जो सिर्फ और सिर्फ ये माना जाता था कि सिर्फ किंग के पास पावर है, ठीक है, किंग के पास ही पूरी प्रजा के लिए पावर है, ये इस चीज का प्रतीक था। तो इसलिए जो लोग हैं इस बिल्डिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो फोर्ट्रेसेस, तो ये जो फोर्ट्रेसेस है, ये जो बेस्टाइल बिल्डिंग है, इसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। डिमोलिश मतलब पूरा तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। और इसके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे, जो इसके जो जो किले की दीवार जिससे बनी हुई थी, जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे, उसको मार्केट में बेच दिया गया। उन लोगों को बेचा गया जो सौवनियर रखना, सौवनियर मतलब एक निशानी रखना चाहते थे कि ये जो डिस्ट्रक्शन है उसका हम अपने पास एक निशानी रखेंगे, उनको बेच दिया गया। The days that follow saw more rioting both in Paris and countryside. Most people were protesting against the high price of bread. तो उन समय में बहुत ज्यादा दंगे फसाद हुए पेरिस में, और पेरिस के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी। और बहुत सारे जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, विरोध इसलिए था कि जो ब्रेड की प्राइसेस है, जो वहाँ का जो स्टेपल फूड है ब्रेड, उसकी प्राइसेस क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो क्यों बढ़ी थी आगे हम देखेंगे। तो much later when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most people at that time did not anticipate this outcome, how and why this happened. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, ये तो हमने देख लिया था, मच लेटर, उसके बाद जो है हिस्टोरियंस ने जब भी मतलब पीछे मुड़ के देखा कि इस समय क्या हुआ होगा, तो उन्होंने देखा कि एक चेन ऑफ इवेंट्स है ना, एक चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि ये बास्टिलिक बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया, आगे भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो फाइनली अल्टीमेटली मतलब फाइनली जो है वो कहाँ खत्म हुआ, जब किंग जो फ्रांस था, फ्रांस का जो किंग है उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब उसको मार दिया गया, फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे जो लोग हैं, है ना, जो वहाँ के जो लोग हैं उस समय, वो किस चीज को एंटिसिपेट नहीं करते, स्वीकार नहीं करना चाहते, तैयार नहीं थे इस चीज के, इस आउटकम के लिए कि भाई जो फ्रांस किंग जो किंग है फ्रांस का, उसको एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। इस चीज के लिए लोग वहां पे रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे। तो ये चीजें क्यों हुई और कब हुई, कैसे हुई, ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे। तो ये तो हमने देख लिया था। तो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, है ना, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल मतलब यहाँ पे घुसपैठ कर रहे हैं ये लोग। सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बेस्टाइल, आर्टिस्ट मीट प्रिंट्स कॉमेमोरेटिंग द इवेंट। तो जैसे ही ये बिल्डिंग्स को खारिज किया गया है, मतलब तोड़ दिया गया है, वहां पे कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। तो सबसे पहला हमको देखना है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। भाई अब रेवोल्यूशन के बारे में देखना है, तो वहाँ जो सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में, तो उसके बारे में पहले देखना बहुत ही जरूरी है। तो उसके बारे में हमको देखेंगे। इन 1774 Louis XVI of Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to Austrian Princess Mary Antoinette। तो यहाँ पे 1774 में लुइस 16 जो है बार्बन फैमिली के, उनको राजगद्दी में बैठाया गया फ्रांस के। तो उस समय वो कितने साल के थे, सिर्फ और सिर्फ 20 साल के थे, और उनकी शादी भी कर दी गई प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट के साथ। तो अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग्स फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। तो भाई जब वो राजा बने तो उस किंग को क्या मिला, एम्प्टी ट्रेजरी, मतलब उनका खजाना जो है वो पूरी तरीके से क्या था, खाली था। Long years of war has drained the financial resources of France. Added to this was the costing of maintaining an extravagant court at an immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. तो यहाँ पे
कि राजगद्दी में तो बैठ गए, लेकिन क्या मिली उनको? एम्प्टी ट्रेजरी। क्यों मिली? क्योंकि बहुत सालों से क्या है, लड़ाई चल रही थी, जिसके कारण जो है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, जो जितने भी वहां पे खजाना था फ्रांस का, वो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। और इसके साथ साथ पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए भी कॉस्ट लगता है, जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट था, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वेगेंट कोड था, एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खर्चीला। ठीक है, आवश्यकता से अधिक खर्चीला, बहुत ही दिखावा वाला जो कोर्ट था, जहाँ बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता था, और बहुत ही बड़ा पैलेस था वर्सलाइस। वर्सलाइस उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत पैसे लग जाते थे। और साथ ही साथ, ठीक है, लुइस 16 जो फ्रांस के थे, उन्होंने हेल्प की 13 अमेरिकन कॉलोनीज की, ताकि वो आज़ादी पा सके, इंडिपेंडेंस पा सके। किसके साथ? किससे? कॉमन एनिमी जो ब्रिटेन है, ब्रिटिशर्स से, उनसे। तो ये जो वॉर है, द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिबरीज टू अ डेप्थ दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिबरीज। तो ये जो वॉर हुई, ठीक है, तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री कराने की जो वॉर हुई, उसके उससे भी जो है बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हुई। तो ये जो वॉर है, उससे 1 बिलियन लाइब्रेरीज का डेप्थ और बढ़ गया। पहले से ही 2 बिलियन लाइब्रेरीज का डेप्थ था, और 1 बिलियन लाइब्रेरी का डेप्थ और हो गया। तो लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरीज जो है एक ओल्ड फ्रेंच मॉनेटरी यूनिट है। जैसे कि अभी रुपया होता है इंडिया का, वैसे ही उस समय जो है फ्रांस की करेंसी थी लाइब्रेरी। तो लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। और जो लेंडर जिन्होंने क्रेडिट दिया था, उधार दिया था, अब वो 10% इंटरेस्ट भी लेने लग रहे थे, जो भी लोन था। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone to meet its regular expenses such as cost of maintaining an army, the court, running government offices or university. The state was forced to increase taxes. तो अब जो है, ये जो फ्रेंच गवर्नमेंट है, वो एकदम बाध्य हो गया था कि वो इंक्रीज करे अपनी जो परसेंटेज है। ठीक है, जो बजट है, उनका बजट तो था ही नहीं भाई, उनको यहाँ पे लेंडर्स को भी देना है, तो इसलिए उनको क्या है, अपने बजट को मेंटेन करने के लिए, अपना जो ये जो पेमेंट है उसको देने के लिए, उनको क्या है, टैक्सेस बढ़ाने पड़ गए। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, और आर्मी मेंटेन करने के लिए, कोर्ट मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। तो yet even these measures would not have sufficed. French society in 18th century was divided into 3 states, and the only members of the third state paid the tax. तो ये जो मेजर्स अप्लाई करने के बाद भी बात नहीं बनी है, सफिस्ट मतलब होता है कि बात नहीं बना, पर्याप्त नहीं था कि टैक्सेस इंक्रीज कर दिए तो जो ट्रेजरी है वो भर जाएगी, और जो इतने सारे एक्सपेंसेस है वो नॉर्मल तरीके से वो कर पाएंगे। ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये टैक्सेस इंक्रीज करने के बाद भी जो है पैसे पर्याप्त नहीं पूर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में, वो 3 भागों में, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, 3 भागों में डिवाइडेड थी। और जो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट वाले जो मेंबर्स थे, वही टैक्स पे किया करते थे। तो यहाँ पे हम और देखेंगे, बट मैं यहाँ पे पिक्चर जो है उसको मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट स्टेट होता था क्लर्जी। क्लर्जी वो लोग हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, द पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनी, वो लोग होते हैं क्लर्जी। तो ये फर्स्ट स्टेट में आते हैं, ये बिल्कुल भी कोई टैक्स वैक्स नहीं पे करते, एकदम हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं ना, जिनको एकदम पूजा जाता है, उस कैटेगरी के लोग। सेकेंड स्टेट में होते हैं नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब जो बड़े बड़े लोग हो गए, और जो कोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लेते हैं, तो नोबिलिटी वो लोग हो गए, नोबल्स कहा जाता है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट में बहुत प्रकार के लोग आते हैं, मतलब इसमें पुअर भी हो गए और रिच भी हो गए, तो दोनों कैटेगरी के लोग होंगे। तो कुछ बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स ये लोग भी हो गए, पीसेंट्स और आर्टिसंस भी होगा, स्मॉल पीसेंट, लैंडलेस लेबर सर्वेंट्स ये लोग भी हो गए। तो 3 कैटेगरी के लोग आ गए, और ये जो थर्ड स्टेट है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का काम होता था कि वो टैक्सेस पे करे। तो ये लोग देखिए, इसमें काफी लोग जो रिच भी है, पुअर भी है, तो भाई इन लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करेंगे तो सारा टैक्स क्या मिल पाएगा? क्या इजिली मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है, जो फ्रेंच सोसाइटी है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो फ्रांस का, उनको पैसे पर्याप्त नहीं हो रहे थे। द सोसाइटी ऑफ द स्टेट्स वर पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू मिडिल एजेस।
The term old is usually used to describe the society and institution of France before 1789. तो ये जो सोसाइटी है ये पार्ट था फ्यूडल सिस्टम का। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम जो होता है उसमें इस तरीके का डिविजन होता था। ठीक है, कि जो फेडरल सिस्टम होता था, फेडरल सिस्टम का मतलब ये जो लैंडलॉर्ड, ये जो लैंडलेस लेबरर्स वगैरह है जो काम करने वाले हैं, ये अपने ऊपर वाले लोगों से लिए काम करते थे, उसके बदले में अगर उनका काम अच्छा होता था उनको लैंड्स वगैरह मिलती थी। तो ऐसा कैटेगरी मेंटेन करके रखा था, उसे फ्यूडल सिस्टम कहा जाता है। तो ये ओल्ड रिजिम जो टर्म है उस ये जो सोसाइटी है जो 1789 से पहले की जो सोसाइटी है उसे ओल्ड रिजिम कहा जाता है। तो फिगर टू शो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो हम देख चुके हैं कि कैसे जो फ्रेंच सोसाइटी वो ऑर्गेनाइज थी उस समय। तो पीजेंट्स मेड अप about 90% of the population, however only a small number of them owned the land they cultivated। तो जो पीसेंट्स है, जो किसान है, वो 90% पॉपुलेशन हुआ करता था। और एक और ये जो 90% जो पीसेंट्स का जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ ही लोग हैं जिनके पास खुद की लैंड हुआ करती थी, बाकी लोग जो है दूसरे के लैंड में काम किया करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। तो 60% जो लैंड है, 60% मतलब आप समझ रहे हैं, 60% लैंड जो है वो किनके पास हुआ करता था, नोबल्स हो गया और चर्चेस मतलब क्लर्जी पीपल्स के पास में हुआ करता था, और जो रिच मेंबर्स है थर्ड स्टेट के उनके पास। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉयड सर्टन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। और जो मेंबर्स थे फर्स्ट टू स्टेट्स, हमने देखा जो क्लर्जी और नोबिलिटी, जिनके पास कुछ अधिकार हुआ करते थे, विशेष इनको प्रिविलेजेस मिला हुआ करते थे, जो कि वो बाय बर्थ एंजॉय करते थे। मतलब अगर कोई क्लर्जी कैटेगरी का, क्लर्जी स्टेट का जो एक पर्सन है, उसका जो बच्चा है, उसका जो बेटा है या बेटी है, उनको ये सारे प्रिविलेजेस जो है उनको बाय बर्थ मिलेंगे, मतलब ये हेरिडेटरी चला जाता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एक्सेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। तो सबसे बड़ा जो एक्सेप्शन था, है ना, जो प्रिविलेज था वो क्या था कि उनको छूट दी गई थी कि उनको कोई भी टैक्सेस नहीं पे करने हैं स्टेट्स को। और जो ये नोबल्स हैं इनको और एक और प्रिविलेज मिला था, वो था फ्यूडल प्रिविलेज। मतलब इनके पास जमीन होगी, वो अपने अंदर जो है लोगों को रख के काम करवाएंगे। तो दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीसेंट्स। और इनके पास ये भी अधिकार हुआ करता था कि वो फ्यूडल ड्यूज, है ना, फ्यूडल ड्यूज जो है पीसेंट से ले, ठीक है, और बहुत ज्यादा पैसे कमाए। तो peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, and to serve in the army or to participate in building roads। तो पीसेंट्स जो है, जो थर्ड कैटेगरी में जो पीसेंट्स वाले जो लोग होते थे, किसान लोग होते थे, उनको उनको बाध्य हुए करते थे जो अपने लॉर्ड्स हैं उनके घर में काम करना, उनके फील्ड में काम करना, और आर्मी में जब भी जरूरत पड़े तो वहां पे सर्व करना, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम है, रोड्स बनाने का काम है, वहां पे काम करना। तो ये जो पीसेंट कैटेगरी के लोग हैं, ये एकदम मतलब बाध्य हुआ करते थे, बहुत ही बुरी स्थिति हुआ करती थी। तो कुछ नए वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग मैंने आपको बता दी है, फिर से और देख लेते हैं। लैवरी का मतलब होता है यूनिट करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यू इन 1794। 1794 के बाद ये जो करेंसी है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। क्लर्जी ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। तो क्लर्जी वो लोग होते हैं जो चर्चेस में, मतलब उनकी एक पोजीशन होती है, और जैसे कि हमने देखा उनको टैक्सेस भी नहीं पे करने पड़ते थे। और दो टैक्सेस हमको और देखना है, तिथि टैक्स लीव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये टैक्सेस जो है चर्च को देने पड़ते थे। और टैली एक टैक्स है जो डायरेक्टली स्टेट को दिया करता था। तो जो चर्च है ना, नोबल्स का देखा हमने, नोबल्स कौन से फ्यूडल ड्यूज ले सकते हैं, वैसे ही चर्च। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इज शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड तीथीज फ्रॉम द पीसेंट्स। भैया देखो पीसेंट्स की हालत कितनी खराब थी भाई, स्टेट को देना ही है, लैंडलॉर्ड्स के यहाँ काम भी करना है, सर्व करना है, सारे काम ये करेंगे, उसके बाद फ्यूडल ड्यूज भी देंगे अपने लैंडलॉर्ड्स को, उसके बाद तीथीज भी पे करना है इनको, किनको, चर्च को। And finally all the members of the third state had to pay to the states। और फाइनली जो थर्ड स्टेट के जितने ही मेंबर्स हैं उनको भी टैक्स देना पड़ता था स्टेट्स को। तो थर्ड स्टेट्स में भाई पीसेंट्स भी आए, तो मतलब इनको तीथीज भी देना है, फ्यूडल ड्यूज भी देना है। तो दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली। तो टैली नाम का एक टैक्स देना पड़ता था जो डायरेक्ट टैक्स कहा जा रहा है जिसको। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच वर लीव्ड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टबैको। तो साथ ही साथ में जो है उनको बहुत ही अलग अलग तरीके के टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे, जो कि उनको एवरीडे
है ना, जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम यूज आने वाले चीज है, जैसे कि नमक हो गया, भाई नमक तो हर चीज में लगना ही है। तो और टबैको, ये सारी चीजों में भी उनको टैक्स देने पड़ते थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय थर्ड स्टेट ओनली। और ये जो टैक्सेस का जो बोझ है, बर्डन है, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड जो स्टेट है उसको अकेले ही झेलना पड़ता था। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, बहुत ही दयनीय स्थिति में इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे एक फ्यूडल लॉर्ड है, एक लॉर्ड है, और ये यहाँ पे उसका पीजेंट्स वगैरह है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ कुछ लिखा हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज में। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग एवरीथिंग ग्रेन फ्रूट्स मनी सलाद, द फैट लॉर्ड सिट्स देयर ready to accept it all. He does not even care to grace him with a look. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक पुअर फेलो है जो लेके आ रहा है, भाई सामान लेके आ रहा है अपने लॉर्ड को देने के लिए। देखिए वो कुत्ता वगैरह भी है इसके पास में। और ये जो लॉर्ड है, ये फैट लॉर्ड है, और फैट लॉर्ड मतलब खाता पीता लॉर्ड है, और यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये मतलब एक निगाह भी नहीं देख रहा है, मतलब दया की भावना से भी इसके ऊपर नहीं देख रहा है, इसके पास नहीं देख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, द नोबल मैन इज अ स्पाइडर, द पीसन द फ्लाई। तो ये यहाँ पे जो लैंड लॉर्ड है, ठीक है, ये जो नोबल है, ये जो नोबल मैन है, इसे क्या बताया गया है, स्पाइडर बताया गया है। और ये जो कॉमन पीसेंट है, इसे एज अ फ्लाई बताया गया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो नोबल मैन है, ठीक है, जो नोबल मैन है वो जैसे एक स्पाइडर रहता है ना, वो अपने पास जो है मक्खी को ललचाता है, ठीक है, और उसको ललचा के अपने पास जो अपना जो उनका जो वेब है उसे फंसा देता है, और उसे चूस चूस के उसको खत्म कर देता है। तो सेम वे में जो है ये नोबल मैन्स जो है, ये जो कॉमन पीसन्स हैं, उनको अपने जाल में फंसा के, उनसे काम निकलवा निकलवा के, उनसे जो जो चीजें उनको चाहिए उसको ले लेके आखिरकार उनको खत्म कर देते हैं। तो ये भी दर्शाया गया है। और साथ ही साथ में यहाँ पे द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, मतलब अगर कोई शैतान है तो शैतान को जितना भी दे दो उतना उसके लिए क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब नेक्स्ट हमको 1.1 में देखना है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो ऐसा क्या स्थिति आ गया था उस समय, से, से, जो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले जो है, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई थी कि वहां पे जो है स्ट्रगल करना पड़ रहा था जीने के लिए भी। इतना क्या दयनीय स्थिति आ गया था। तो पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस रोज फ्रॉम 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to rapid increase in the demand for food grains. तो जो पॉपुलेशन हुआ करती थी फ्रांस की 1715 में कितनी थी, 23 मिलियंस, और वो बढ़ के कितनी हो गई, 28 मिलियंस हो गई 1789 में। तो कितना फर्क आ गया, 5 मिलियन का फर्क आ गया। तो इससे क्या है, जो फूड ग्रेन्स है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। तो द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप pace with the demand, so the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो गई, लेकिन जो डिमांड है फूड ग्रेन, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो भाई फूड ग्रेन्स की डिमांड्स भी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ेगी। और अगर जो प्रोडक्शन है ग्रेन्स का, वो जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसके साथ साथ नहीं बढ़ा, तो ब्रेड की जो प्राइस है, ठीक है, जो ब्रेड जो ग्रेन से बनने वाला जो ब्रेड है, जो उनका स्टैपल डाइट हुआ करता था, उसकी प्राइसेस क्या हो गई, बहुत ही तेजी से बढ़ने हो गई। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टूडेबल है कि अगर कोई चीज की कमी हो जाती है मार्केट में तो उस चीज के दाम क्या है, बढ़ने लग जाते हैं। तो वैसे तो ये जमाखोरी नहीं है, लेकिन जैसे जमाखोरी हो जाती, होर्डिंग हो जाता है कोई चीज का, जैसे कि आपने कभी प्याज के रेट देखे होंगे, ठीक है, बीच में अभी नींबू के रेट बढ़ गए थे। तो इससे ये क्या होता है, इससे भी प्राइसेस बढ़ जाती है। तो सेम वे में क्या है, अगर डिमांड जो है मार्केट में, डिमांड जो है वो जितनी डिमांड है उतने अगर जो सामान नहीं उत्पाद हो पाता है, नहीं प्रोडक्शन हो पाता है, तो उनकी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड का रेट जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ गई है और उतना प्रोडक्शन नहीं है गोल्ड का, ठीक है। तो गोल्ड जो है नेचुरली मिलने वाला एक मेटल है, तो उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ठीक है, वो नेसेसिटीज वाले चीजों में नहीं आ रही, लेकिन भाई कुछ भी है तो अपने को उस चीजों की जरूरत है, और उस जिस चीज की हमको जरूरत है मार्केट में वो नहीं है, तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते जाते हैं। तो मोस्ट वर्कर्स वे एम्प्लॉयड एज वर्कर्स लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर्स फिक्स देयर वेजेस, बट वेजेस डिड नॉट
keep pace with rise in prices. So the gap between poor and rich widened. तो ये जो बहुत सारे जो वर्कर्स हुआ करते थे वो एम्प्लॉयड रहते थे, लेबरर्स, ऐसा लेबरर्स जो वर्कशॉप है, फैक्ट्रीज है उसमें, और उनके जो वेजेस वो फिक्स हुआ करते थे। लेकिन ये जो वेजेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता था। ये जो प्राइसेस बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, उसके साथ साथ उनके वेजेस जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ते थे, क्योंकि वो फिक्स्ड होते थे। तो इसलिए गैप जो है पुअर और रिच के बीच में बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा था। थिंग्स बिकम वर्स इवन whenever drought or hail reduced the harvest. This led to subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. तो ये जो इससे पहले जो ओल्ड regime का टाइम का मतलब क्या है, जो अभी हमने देखा जो अटैक है ना, अटैक के बारे में जो हमने देखा, जो द प्लास्टिक जो प्रिजन फोर्ट्रेसेस है वहां पे अटैक हुआ, उसके पहले का जो टाइम है उसे ओल्ड रेजिम कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले से ही इतनी मतलब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, फूड ग्रेड के प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होने के कारण, वैसे ही बहुत ज्यादा प्राइसेस जो है वो बढ़ चुके हैं, है ना, वेजेस भी नहीं बढ़ रहे हैं। और उसके साथ ही साथ कभी ऐसा हो जाता था कि ड्रॉट हो जाता था, सूखा पड़ जाता था, और अगर बारिश हुई तो उसके साथ साथ जो ओले पड़ते हैं, हेल मतलब ओले पड़ते हैं, वो हो जाते थे, उसके कारण भी फसल खराब जाती थी। तो इससे क्या हो जाता था, सब्सिडेंस क्राइसिस। तो सब्सिडेंस क्राइसिस मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, एनोनिमस वन हुज नेम रिमेन्स अननोन। तो दो मीनिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आगे आएगा। तो ठीक है, एनोनिमस का मतलब होता है हुज नेम रिमेन अननोन, और सब्सिडेंस क्राइसिस का मतलब यहाँ पे है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे रोजी रोटी के लिए भी पैसे कमाना मुश्किल हो जाता था। तो ठीक है, ये जो चीज है ये हमेशा से मतलब बहुत ज्यादा होती आ रही थी ओल्ड रिजिम में। तो अब उसके बाद देखना है हाउ सब्सटेंसेस प्राइसेस हैपन, तो ये क्यों हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, तो कोर्स ऑफ सब्सटेंस प्राइसेस, इसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, फिगर 4, इसमें अप्रोप्रिएट टर्म्स आपको भरने हैं। तो क्या आ सकता है, देखिए बैड हार्वेस्ट हुआ, ठीक है, तो बैड हार्वेस्ट हुआ तो इसका मतलब क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन हो जाएगा, और स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन होने के कारण जो है फूड प्राइसेस जो है, राइसिंग फूड प्राइसेस हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर प्राइसेस बढ़ गए तो पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ग्रेन्स बाय ब्रेड, तो अब जो गरीब व्यक्ति है वो ग्रेन्स जो है उसको नहीं खरीद पाएंगे। और इससे क्या सिचुएशन आएगा, इससे क्या होगा, तो इंक्रीज जो डिमांड है, ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी के पास अगर खाने के लिए नहीं है तो फिर डेथ की जो रेट है वो ज्यादा बढ़ जाएंगी, और फूड की राइट्स भी हो जाएंगे। ठीक है, फूड्स के लिए जो है लोग दंगे वगैरह करने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसके साथ साथ अगर कोई डिजीज या एपिडेमिक हो जाता है, ठीक है, इससे भी क्या होगा, जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा वीकर बॉडीज, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड में यहाँ पे आएगा वीकर बॉडीज, और यहाँ पे आएगा इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ जो है यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो है वीकर बॉडीज आएगा। ठीक है, और फूड राइट्स आएगा, फूड राइट्स और वीकर बॉडी यहाँ पे आएगा। ओके, तो उसके बाद 1.3 में हमको देखना है ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवेसिजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। तो जो एक मिडिल क्लास जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रोइंग मिडिल क्लास, ठीक है, उसकी पोजीशन बढ़ते जा रही है। फिर उसके बाद उसको कैसे कल्पना कर रहा है कि जो ये जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं वो कब एंड हो जाएंगे, वो कल्पना करके रह रहा है। ठीक है, तो इसको हमको देखना है। इन द पास्ट पीसेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड स्कैर्सिटी। तो पास्ट की बात है जी, बहुत सारे जो पीसेंट्स एंड वर्कर वो हमेशा जो है उन्होंने विद्रोह किया, क्रांति की, जो इंक्रीज टैक्स और फूड स्कैर्सिटी उसके बारे में, बट दे लैक्ड द मीन्स ऑफ प्रोग्राम्स टू कैरी आउट full scale measures that will bring about a change in social and economic order. This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. तो उन्होंने कई बार विद्रोह तो किए, रिवॉल्ट भी किए, लेकिन उनके पास एक पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं था, एक पर्टिकुलर उन्होंने एक सीन नहीं बनाया था, एक मतलब बड़ी पर्टिकुलर उन्होंने प्लान नहीं किया था कि फुल स्केल मेजर्स में हमको कैसे करके जो है ये जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, फूड की कमी हो रही है, उसके खिलाफ आप कर सके कुछ काम, जो सोशल ऑर्डर है, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर जो चल रहा है उसको चेंज कर सके। तो इससे क्या हुआ, ये जो विद्रोह है वो हमेशा
टूट जाते थे। तो दो दिस वाज लेफ्ट टू, है ना, ये किनके ऊपर छोड़ दिया, जो थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्परस हैं और जिनके पास एजुकेशन और नो आइडियाज है उनके ऊपर ये काम छोड़ दिया गया। तो 19th century witnessed the emergence of social group termed the middle class who earned their wealth through expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen, silk, textile that were either exported or bought by the rich members of the society। तो अब जो है सोसाइटी में थोड़े चेंजेस आने लगे, जो 18th सेंचुरी के आते आते ऐसे सोशल ग्रुप्स बनने लग गए, जिसे क्या कहा जा रहा था, किसे क्या टर्म दिया जा रहा था, मिडिल क्लास। ठीक है, ये जो मिडिल क्लास ग्रुप है ये थोड़े पैसे वाले लोग हुआ करते थे। ठीक है, ये अर्न कर रहे थे वेल्थ, पैसे बढ़ा रहे थे, अपने अपनी पूंजी बढ़ा रहे थे। कैसे? अपनी ट्रेड एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड करके, मैन्युफैक्चर करके गुड्स, जैसे कि वुलन हो गया, सिल्क टेक्सटाइल्स हो गया, जिसको वो बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे, या तो फिर वहां पे बाहर से लाके यहाँ पे अपना सामान जो है वो बेचा करते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर, द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। और ये जो थर्ड स्टेट है इसमें मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ जो है एजुकेटेड क्लास जो है, ठीक है, जिनका प्रोफेशन जो लॉयर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, ये भी हुआ करते थे। तो ऑल दिस वेर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। तो ये जो सोसाइटी के लोग थे, ये जो लोग हैं जो एजुकेटेड है, और ये मान के चल रहे थे कि कोई भी ऐसा प्रिविलेज नहीं मिल सकता बाय बर्थ जिससे कि आप सोसाइटी से अलग हैं। ठीक है, कुछ आपको राइट्स अलग दिए गए हैं और बाकी लोगों को राइट अलग दिए गए हैं, ये सारी चीजें गलत है। Rather, a person's social position must depends on in merit. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। तो ये जो आइडियाज है, ठीक है, जो सोसाइटी में आ रहे थे, जो सोसाइटी कल्पना कर रही थी कि सारे जो लोग हैं, ठीक है, सारे जो औहदे के लोग हैं उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, इक्वल लॉस मिलना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, सबको मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। तो ये चीजें जो है फिलोसफर्स, समय के जो राइटर्स है, फिलोसफर्स है, जीन लॉक और जीन जैकस ने, इन्होंने आगे रखे अपनी जो फिलोसफीज है, उसके साथ अपने बुक्स में उन्होंने लिखा, जिससे लोग जागरूक हुए। और ये जो बुक्स में जो फिलोसफीज लिखी जाती थी, उनको जो नहीं पढ़ पाते थे उनको कहीं पे भी खड़ा करके उनको सुनाया जाता था। आगे चीज हम देखेंगे। इन हिज टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी, लॉक ने एक बुक लिखी, सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट ऑफ द मोनार्क। तो इन्होंने एक बुक लिखी द टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, अगर आप आगे जाके अगर एमए इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं तो ये सब ये जो दोनों राइटर्स हैं उनके बुक्स के बारे में आपको बहुत सारा चीजें पढ़ना है। तो ये जो टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें ये बताया गया है कि गलत साबित किया गया है कि जो ये डॉक्ट्रिन है, ठीक है, डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत है कि एक दिव्य आत्मा है और एब्सोल्यूट राइट जो है सिर्फ और सिर्फ मोनार्च मतलब राजा के पास है, ये इसको गलत ठहराया गया उन्होंने। रोसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, proposing a form of government based on social contract between people and their representative। और रोसई ने ये जो आइडिया है उसको आगे लेके जाते हुए भी उन्होंने भी अपने बुक्स में लिखा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, ये बहुत ही गहरा है, इसको बहुत ही अच्छे से हमको निभाना है। इन द स्पिरिट ऑफ लॉस, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislature, executive और judiciary। उसके साथ साथ एक बुक और है स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है कि जो पावर है, ठीक है, जो डिवीजन है पावर का, जो गवर्नमेंट के पास पावर है उसको डिवाइड करके रखना बहुत जरूरी है, जिसमें 3 पार्ट्स होने चाहिए, जो आज के गवर्नमेंट में होता ही है, जैसे कि हमारी कंट्री के गवर्नमेंट में भी है, जो कि हमने ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, एग्जीक्यूटिव होते हैं और जुडिशरी होता है। ठीक है, दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इन फोर्स इन द यूएसए आफ्टर 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये जो मॉडल है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसे सबसे पहले जो है इसको यूएसए में लागू किया गया। 13 कॉलोनीज जो थी वहां पे, अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज है, उसको इंडिपेंडेंस दिलाने के बाद से, किससे इंडिपेंडेंस दिलाने के बाद? ब्रिटिशर्स से। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो यहाँ पे जो अमेरिका के लोगों को जो फ्रीडम मिली, ठीक है, उनको इंडिविजुअल राइट्स मिला,
अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ये सबसे प्रेरित होकर जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस के, उन्होंने भी ये इन बातों पे ध्यान देना चालू किया, इन बातों पे जोर देना चालू किया कि हाँ, अब ये टाइम आ गया है कि हमारी कंट्री में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए, जिसमें एक गवर्नमेंट फॉर्म किया जाए, जिसके 3 पार्ट्स हो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. द आइडिया ऑफ दिस philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. तो ये जो आइडियाज थे, ये जो फिलोसफर्स थे, लॉके हो गया, रॉसे हो गया, और भी बहुत सारे फिलोसफर्स, इनकी जो आइडियाज है उसको डिस्कस किया जाता था. कहाँ कहाँ पे? जो सैलून्स हो गया, सैलून जो बाल कटाने जाते हैं, सैलून्स वगैरह हो गया, कॉफी हाउसेस में हो गया, जहां पर भी मिलता था ना, जो लोग हैं वो इन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करते थे, और उनके बुक्स और जो उनके फिलोसफीज है वो बुक्स और न्यूज़पेपर्स में लिखे हुए रहते थे, उनको पढ़ते थे, डिस्कस करते थे. तो दीज वेयर फ्रीक्वेंटली रेड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट. तो और ये जो लिखा हुआ है, अगर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो भी जो ये जो लिखा हुआ है उसको जो जो से बोला जाता था ग्रुप्स के में, है ना, एक सभा बुला ली जाती थी जहाँ पे ये सब बातें जो है हमको समझाई जाती थी, लोगों के बीच में फैलाई जाती थी. द न्यूज दैट Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. अब ये न्यूज आ गई कि लुइस 16 जो है वो प्लान कर रहे हैं, किस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं, कि वो और टैक्सेस बढ़ाने वाले हैं भाई, ताकि वो अपने जो एक्सपेंसेस है, जो स्टेट्स के एक्सपेंसेस हैं, उनको मीट कर सके. तो इससे जो है, जो जनता है उसके उनमें और ज्यादा गुस्से की भावना आ गई, प्रोटेस्ट की भावना आ गई. तो हमको एक सोर्स देखना है जिसमें अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रिजिम, जो ओल्ड रिजिम में जो लोग रहते थे उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में हमको देखना है. तो जॉर्ज टैंटन, ठीक है, जॉर्ज टैंटन के बारे में हम देखना है who later became active in revolutionary politics, wrote to a friend in 1793, looking back upon the time when he had just completed his studies. तो जॉन डेंटन के बारे में हमको देखना है, जो एक एक्टिव रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, पॉलिटिक्स में. वो अपने फ्रेंड को बता रहे हैं 1793 की बात, जब उन्होंने अपनी स्टडीज जो है, अपनी पढ़ाई जो है जस्ट कंप्लीट की थी. तो आई वॉज एजुकेटेड इन द रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस. देयर आई वॉज इन द कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन. वंस माई स्टडीज एंडेड आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग. तो बता रहे हैं कि उन्हें कहाँ एजुकेशन मिली, रेसिडेंटल कॉलेज ऑफ प्लेसेस में. तो एक कंपनी, मतलब उनकी दोस्ती वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के साथ थी उस समय, और जैसे उनकी स्टडीज जो है कंप्लीट हुई, उनके पास कुछ भी नहीं था. I started looking for a post. It was impossible to find one at the law courts in Paris. The choice of a career in the army was not open to me, as I was not noble by birth, nor did I have a patron. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जैसे उनकी स्टडीज खत्म हुई, उन्होंने अपने लिए एक जॉब देखना स्टार्ट किया. तो उनके पास बहुत ही मतलब मुश्किल आ रही थी, तो क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा मतलब जॉब नहीं मिल पा रहा था. जो लॉ कोर्ट है पेरिस में, वहां पे भी उनको कोई एक भी जॉब नहीं मिली, और उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो अपना करियर बनाए आर्मी में. क्यों? क्योंकि वो नोबल्स नहीं थे, है ना, बाई बर्थ कोई नोबल वाला, उनके पास कोई प्रिविलेज नहीं था, उनके पास कोई पैट्रन नहीं था. पैट्रन मतलब उनकी सिफारिश करने वाला नहीं था. द चर्च could not offer me as a refuge. I could not buy an office as I did not possess a soul. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि चर्च भी मेरे को कुछ ऑफर नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ ऑफिस वगैरह वो कर सकूं. तो माय फ्रेंड्स turn their back to me. The system has provided us with an education without however offering a field where our talents can be utilized. तो बताते हैं कि मेरे दोस्तों ने भी मुझको पीठ दिखा दी, मेरी हेल्प नहीं की, और वो एक ऐसे सिस्टम में थे जहां उनको एजुकेशन तो मिल गया, लेकिन उसके आगे जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. वो बहुत ही वो मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत ही टैलेंटेड थे, और उनका टैलेंट है बिल्कुल अनयूटिलाइज्ड रह गया. तो अब एक और जो है एन इंग्लिशमैन ऑर्थर यंग, ये अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने ट्रैवल किया through France during the year 1787 to 89 and wrote detailed description of his journeys. तो आर्थर यंग जो है एक इंग्लिश मैन है. तो ये जो आर्थर यंग है, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी भी है. तो इनके बारे में आप चाहे तो नेट में पढ़ सकते हो. तो ये ट्रैवल कर रहे थे फ्रांस में, कब से कब, 1787 से 89 तक. और इन्होंने डिटेल लिखा, जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन देखे, जो जर्नी, जो उन्होंने अपनी जो जर्नी है उसमें जो उन्होंने देखा, उस चीजों के बारे में उन्होंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखा है. ही ऑफन कमेंटेड ऑन व्हाट ही सॉ. तो वो बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा. He who decide to be served and wait upon by slaves, ill-treated slaves at that, must be fully aware that by doing so, he is placing his property and his life in a situation which is very different from that
from that he would be in, and he choose the service of free and well treated men, and he chooses to dine to the complaint of the victim's bronze, and should not be complained if during a ride his daughter was kidnapped or his son's throat is slit. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जो स्लेव्स है, ठीक है, स्लेव्स जो है उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है, और मतलब उनको मतलब किसी तरीके से मतलब इंसान के तरीके से फील नहीं कराया जाता है। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि क्या वो मतलब ये चाहते हैं कि वो जो सर्विस दे रहे हैं, वो फ्री में जो दे रहे हैं, ले रहे हैं उन स्लेव्स के साथ, कभी उन्होंने विद्रोह कर दिया, कुछ हो गया, तो विक्टिम्स जो है, ठीक है, तो विक्टिम जो है उनको कंप्लेन नहीं करना चाहिए, जो 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 अत्याचार कर रहे हैं उनको कंप्लेन नहीं करना चाहिए। अगर कोई राइट हो गया और उनमें उनकी जो बेटी है उसको किडनैप कर दिया जाए, या तो उनके जो बेटा है उनका गला जो है काट दिया जाए, स्लिट कर देना मतलब काट दिया जाए, तो उनको कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा मतलब मैसेज देना चाह रहे हैं। तो क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप दूसरे के साथ अगर गलत बिहेवियर रख रहे हैं, तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ गलत हो सके, ठीक है, होने की संभावना हो जाती है। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि नहीं भाई, अपना व्यवहार अच्छे से रखो, है ना, इस तरीके की बात वो बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 देख लिया हमने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या चीजें हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का चैप्टर भी, आगे का जो पार्ट है। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जान के आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।